हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की, जिसके अंतर्गत हम मुगल कालीन स्रोतों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हमने सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको जानने के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुगल कालीन स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल काल को जानने के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे हमें इस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। मुगल काल में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे फारसी भाषा में, जिनसे हमें इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस काल में लिखे गए ग्रंथों में हम सबसे पहले लेते हैं बाबरनामा। इसको हम तुजु के बाबरी भी कहते हैं। इसकी रचना शुम बाबर ने की थी तुर्की भाषा में। बाद में इसका अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान जो हैं उन्होंने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बाबरनामा हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे हमें बाबर के जीवन और कार्यों के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बाबर के समय में भारत की जो राजनीतिक दशा थी, सामाजिक दशा थी, उसके बारे में भी हमें इससे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी से हमें बाबर का जो कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से उसने विजय करने के बाद में निहत्थे लोगों के ऊपर कत्लेआम किया था। महाराणा सांगा के साथ युद्ध में 1527 ईस्वी में उसने जिहाद की घोषणा की थी, जिससे हमें उसका कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण है वो पता चलता है। इसी तरह जो चंदेरी का शासक था मेदिनी राय, उस पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने वहाँ हिंदू जनता पर अत्याचार किया था, नरसंहार किया था। तो इसलिए इससे हमें बाबर का जो कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण है वो इस बाबरनामा से हमें पता चलता है। बाबरनामा से हमें उस समय के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनके चरित्र और उनके बारे में, उनके गुण और दोषों के बारे में भी इससे पता चलता है। जैसे बाबर ने अपने पिता उमर शेख जो मिर्ज़ा है उसके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके चरित्र के बारे में विवरण दिया है। इसी तरह सुल्तान अहमद मिर्ज़ा है, उसके बारे में भी बाबर ने विवरण दिया है। तो इनके बारे में हमें इससे पता चलता है। बाबरनामा से हमें हिंदुस्तान के तुर्क और अफ़गान सुल्तानों की जो सैन्य व्यवस्था है उसका भी पता चलता है। इससे हमें विभिन्न प्रांतों की राजस्व व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार बाबरनामा जो है बाबर के इतिहास जानने के लिए, उसके कार्यों को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला जो ग्रंथ है मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का वो है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की जो रचना है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। हुमायूंनामा जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में बाबर की उदारता, प्रेम और दानशीलता का विवरण दिया गया है। इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि बाबर की जो मृत्यु है वो इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा जो विष दिया गया था उससे उसकी मृत्यु हुई थी। इस बात का विवरण हमें अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। इस दृष्टि से जो है हुमायूंनामा जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से हुमायूंनामा का जो दूसरा भाग है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें हुमायूं के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे उसकी विजय हैं, भाइयों के साथ उसके संबंध हैं, शेरशाह सूरी के साथ में उसके जो युद्ध हैं, उनका विवरण हमें इससे प्राप्त होता है। उसका सिंध की तरफ जाना, वहाँ काबुल की यात्रा, हिंदाल का विद्रोह जो उसका भाई था, उसका विवरण भी हमें इससे पता चलता है। लेकिन इसमें गुलबदन बेगम ने जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है कई घटनाओं का विवरण देने में। जैसे हिंदाल का जो विद्रोह हुआ था उसमें गुलबदन बेगम ने उसमें हिंदाल का जो चरित्र है वो बड़ा अच्छा दिखाया है, उसकी गलतियों को नकारा है। ये पक्षपातपूर्ण है, लेकिन फिर भी हुमायूं के शासनकाल की जानकारी के लिए हुमायूंनामा जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला जो ग्रंथ है मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का वो है तज़किरातुल वाक़िया। इसकी रचना जो है अकबर के शासनकाल में जौहर आफ्ताब बच्ची ने की थी। जौहर जो है हुमायूं का निजी सेवक था और हमेशा उसके साथ रहता था।
उसने जिन घटनाओं का विवरण दिया है वो उसने स्वयं देखी थी, इसलिए उसके विवरण में हम सत्यता को देख सकते हैं। जौहर 1534 ईस्वी में हुमायूं की सेवा में आया था और उसकी मृत्यु पर्यंत उसके साथ रहा। इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के सिंहासनारोहण से लेकर के उसकी मृत्यु तक का इतिहास पता चलता है। इस ग्रंथ से अनेक घटनाएं, जैसे शेर शाह व गुजरात में मालवा के शासक बहादुर शाह से संबंध, हुमायूं द्वारा भारतवर्ष में लड़े गए युद्ध, जैसे चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी, इनका वर्णन हमें इस ग्रंथ से पता चलता है। इस प्रकार तज़किरातुल वाक़ियात जो है वो मुग़ल कालीन, अकबर कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब अगला ग्रंथ जो है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है तारीख़ शेरशाही। इसका लेखक अब्बास खां शेरवानी था, जो शेरशाह का समकालीन था। बाद में ये अकबर के समय भी रहा था और अकबर के समय ही इसने तारीख़ शेरशाही की रचना की थी। तारीख़ शेरशाही जो है शेरशाह के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करने का विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत है। इससे हमें शेरशाह के प्रारंभिक जीवन है, हुमायूं के साथ शेरशाह का जो संघर्ष हुआ था, उसकी जो विजय है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है, सैन्य व्यवस्था है, प्रजा हितैषी कार्य जो हैं, इनके बारे में हमें तारीख़ शेरशाही से अच्छा विवरण प्राप्त होता है। अगला जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है अकबरनामा। अकबरनामा की जो रचना है वो अबुल फजल ने की थी अकबर के समय में। अकबर ने ये घोषणा की थी कि बाबर के समय की और हुमायूं के समय की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनकी जानकारी इकट्ठी की जाए, ताकि अकबरनामा के लिए ऐतिहासिक सामग्री जुटाई जा सके। इसीलिए गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की और जो है अब्बास खां शेरवानी जो है उसने भी तारीख़ शेरशाही की रचना की। इससे हमें अकबर के शासनकाल की विविध घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि अबुल फजल जो है अकबर का दरबारी इतिहासकार था, इसलिए उसने अकबर के जो कार्य हैं उनको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। इसलिए हमें उसका जो कार्य है, उसकी जो विवरण जो घटनाओं का उसके द्वारा दिया गया है, उसको बड़ी सावधानी से परखने की जरूरत है। दूसरा अकबरनामा का दोष हम ये देखते हैं कि इसकी जो भाषा है बड़ी अलंकारिक है। साथ ही इसमें अकबर के शासनकाल की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उन्हीं का विवरण दिया गया है, अन्य पक्षों को इसमें नकारा गया है। इसके बाद में दूसरा जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है आईन अकबरी। आईन अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने की थी अकबर के समय में। ये वस्तुतः अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। इससे हमें अकबर के समय की राजकोष, सेना के भाग, सम्राट की जो दिनचर्या है, सम्राट के दरबार के जो शिष्टाचार हैं और अकबर ने जो धर्म चलाया था दीन इलाही, उसके बारे में इसमें हमें अच्छा विवरण प्राप्त होता है। साथ ही हमें इससे हिंदुओं की साहित्य, ज्योतिष है, दर्शन है, प्रसिद्ध सूफी संत हैं, इनका भी इसमें विवरण दिया गया है। लेकिन इस आईन अकबरी जो ग्रंथ है, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि इसमें जन सामान्य का जो जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अकबर कालीन इतिहास को जानने के लिए आईन अकबरी जो है अच्छा स्रोत है। इसके बाद में मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का अगला स्रोत है मुंतखब उत तवारीख। मुंतखब उत तवारीख की रचना जो है बदायूनी ने की थी अकबर के समय में। बदायूनी का जो दृष्टिकोण है वो कट्टर धार्मिक दृष्टिकोण था। हिंदुओं के प्रति विवरण देने में वो बड़ी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है। मुंतखब उत तवारीख जो है वो 3 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में बदायूनी जो है सुबुक्तगीन से लेकर के हुमायूं की मृत्यु तक का जो विवरण है वो देता है।
दूसरा जो भाग है उसमें बदायूनी अकबर के शासनकाल के प्रथम 40 वर्षों का इतिहास लिखता है और तीसरे भाग में बदायूनी मुस्लिम संतों, कवियों और विद्वानों का विवरण देता है। बदायूनी के बारे में यदि हम देखें तो इससे हमें उसकी कट्टर धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो बड़े स्पष्ट दिखाई देता है। उसने अकबर की जो उदार धार्मिक नीति है उसकी आलोचना की है। और दूसरा, वो अबुल फजल से भी ईर्ष्या रखता था, क्योंकि अकबर का विशेष कृपा पात्र था अबुल फजल, इसलिए बदायूनी उससे ईर्ष्या करता था। इन बातों के अलावा बदायूनी का जो ग्रंथ है वो अकबर कालीन इतिहास जानने का अच्छा स्रोत है। इसे हमें अनेक घटनाओं के बारे में जानकारी पता चलती है। अगला जो स्रोत है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है तबक़ात अकबरी। इसकी रचना निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय में की थी। इसमें जो है निजामुद्दीन अहमद ने गजनवियों से लेकर के 1594 ईस्वी तक का के दिल्ली सुल्तानों और मुग़ल शासकों का इतिहास इसमें लिखा है। निजामुद्दीन के दृष्टिकोण को हम एकदम पक्षपात व कट्टरता से दूर देख सकते हैं। उसका दृष्टिकोण हमें एकदम निष्पक्ष प्रतीत होता है। इसमें न तो अबुल फजल की तरह अकबर के वर्णन में पक्षपात किया गया है, न बदायूनी की तरह धार्मिक कट्टरता दिखाई गई है। राणा सांगा के प्रति जो है निजामुद्दीन अहमद लिखता है कि उसका दृष्टिकोण बड़ा उदार था, जो एकदम सही लिखता है। वो लिखता है कि मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, उसको पराजित करने के बाद राणा सांगा ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया था। ये बात हमें इससे पता चलती है तबक़ात अकबरी से। अगला जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी की रचना जो है जहांगीर ने की थी। ये जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के शासनकाल को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो है जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का इतिहास दिया गया है। 12 वर्षों का इतिहास जो है स्वयं जहांगीर ने लिखा था और शेष 8 वर्षों का जो इतिहास है, 6 वर्षों का जो इतिहास है वो मोहम्मद खान ने लिखा था, क्योंकि जहांगीर उस समय बीमार रहने लगा था। मोहम्मद खान ने केवल 8 वर्ष का ही इतिहास लिखा है, फिर उसके बाद में उसने लिखना बंद कर दिया था। इसलिए तुजुक-ए-जहांगीरी से हमें जहांगीर के शासनकाल के प्रथम 18 वर्षों का ही इतिहास पता चलता है। जहांगीर के शासनकाल की विविध घटनाएं जो हैं उनके बारे में ये हमें जानकारी देती है तुजुक-ए-जहांगीरी। इससे हमें जहांगीर के प्रकृति प्रेम का भी पता चलता है। इससे हमें भारत की जलवायु, वनस्पति, वन प्रदेश आदि का अच्छा विवरण प्राप्त होता है। लेकिन तुजुक-ए-जहांगीरी का जो है वो कई दोष भी हैं, जैसे इसमें सारी घटनाओं का निष्पक्षता से वर्णन नहीं दिया गया है। जैसे अकबर के समय में जहांगीर ने जो विद्रोह किया था उसका वर्णन इसमें नहीं दिया है। दूसरा, शेर अफगान की जो मृत्यु हुई थी, रहस्यमयी जो मृत्यु हुई थी, उसका विवरण भी इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जो है तुजुक-ए-जहांगीरी जो है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, जहांगीर के काल के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला जो स्रोत है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी। इसकी रचना जो है मोहम्मद खान ने की थी जहांगीर के समय में। इसमें जो है जहांगीर के शासनकाल के 13वें वर्ष से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत यानी 1527 ईस्वी तक की घटनाओं का जो है विस्तार से वर्णन इसमें दिया गया है। इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी का जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि ये निष्पक्ष नहीं है। इसमें लेखक ने जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, क्योंकि मोहम्मद खां जो है जहांगीर का दरबारी था और उसने घटनाओं को विवरण देने में निष्पक्षता नहीं बरती है।
जैसे उसने उसकी कमियों की ओर इशारा नहीं किया है, उन घटनाओं को नहीं बताया है जिससे जहांगीर की कमी झलकती है। जैसे जहांगीर का नशा करता था, इसका विवरण भी इसने नहीं दिया है। लेकिन फिर भी जो है इकबालनामा ही जहांगीरी जो है, जहांगीर के शासनकाल की जो घटनाएं हुई थी उनकी जानकारी प्राप्त करने का अच्छा स्रोत है। अगला जो स्रोत है मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है बादशाहनामा। मोहम्मद अमीन कज़विनी के द्वारा लिखा हुआ बादशाहनामा। इसकी रचना जो है कज़विनी ने शाहजहाँ के शासनकाल में की थी। इससे हमें शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का विवरण प्राप्त होता है। कज़विनी ने पूर्ण निष्पक्ष न रहकर इसमें शाहजहाँ के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया है। इससे भी हमें निष्पक्षता का अभाव पाते हैं इसके ग्रंथ में भी। इससे हमें पता चलता है कि शाहजहाँ द्वारा जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया गया था, इसमें वो विद्रोह का जो दोष जो है वो नूरजहाँ को देता है। इससे उसका पक्षपात झलकता है। लेकिन फिर भी हम शाहजहाँ बादशाहनामा जो है कज़विनी का, इसको शाहजहाँ के शासनकाल की घटनाओं के विषय में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मान सकते हैं। दूसरा जो ग्रंथ है अगला मुगल कालीन भारतीय इतिहास को जानने के बारे में, शाहजहाँ के इतिहास को जानने के लिए, वो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा हुआ बादशाहनामा। इससे भी हमें शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें उसके प्रथम 20 वर्षों का इतिहास लिखा गया है। इससे हमें मुग़ल शहजादों के बारे में, प्रमुख अमीरों के बारे में, मनसबदारों के बारे में, सूफी संतों के बारे में भी इससे पता चलता है। दूसरा जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है मासिर-ए-आलमगीरी। इसका लेखक साकी मुस्तैद खां था, जिसने औरंगजेब के शासनकाल में इसकी रचना की थी। और औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं की जानकारी के लिए ये प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि उसे 40 वर्ष तक औरंगजेब के साथ रहने का मौका मिला था। इसलिए हम जो है इसके जो विवरण है उसको सत्य के निकट मान सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा दोष यह है कि ये ग्रंथ जो है अत्यंत संक्षिप्त है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। पूरी घटनाओं की जानकारी इसमें नहीं दी गई है। अगला जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है मुंतखबुल लुबाब। खाफी खां के द्वारा लिखा गया था। ये औरंगजेब के समय में लिखा था इस ग्रंथ को खाफी खां ने, लेकिन उसने इसको उस समय प्रकाश में नहीं लाया, क्योंकि औरंगजेब जो है इतिहास को लिखने का विरोधी था। उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह के समय में इस ग्रंथ को प्रकाश में लाया गया। इस ग्रंथ से हमें बाबर के भारत आक्रमण से लेकर के मोहम्मद शाह के शासनकाल के 15वें वर्ष तक का इतिहास पता चलता है। इस ग्रंथ से हमें औरंगजेब और उत्तर मुग़ल कालीन शासकों की राजस्व व्यवस्था के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। अगला जो ग्रंथ है मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास को जानने का, वो है आलमगीरनामा। इसकी रचना मोहम्मद काजिम ने की थी। इससे हमें मुग़ल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार इन साहित्यिक ग्रंथों से, फारसी भाषा के जो ये ग्रंथ हैं, इनसे हमें मुग़ल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं।